2-2 घंटा भाषण करा लो, अल बल सल आए बाएं साएं भाषण होते रहेगा। तो अकाउंटेंट जनरल कौन बनेगा? सॉलिसिटर जनरल कौन बनेगा? चाइना पे बात करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन पे है आदमी, तो धोखा दिया है। तो तुमने लाखों करोड़ों रुपए चंदा लिया, तुमने कौन सी आंदोलन चला दी बाबा साहब के नाम पर? कौन से किताब छाप दी? कौन सा रिसर्च किया? कौन से 5 बच्चे पढ़ाए? बताइए, इसका जवाब सवाल पूछा जाएगा। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, बोलने आता है। पूरे देश भर में पिछले 2 सालों से संविधान बचाओ एक मुद्दा बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सितंबर 1943 में दिल्ली में श्रमिक वर्ग, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग का एक सम्मेलन था, 7 दिवसीय वर्कशॉप था, उसको जो है संबोधित किया था। लंबा भाषण है, आप देख लीजिएगा, आप मिल जाएगा। मेरी अगली किताब आ रही है, उसमें मैंने उस भाषण को डाला है। उसमें बहुत सारी बात है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल कैसे हो रहा है, तानाशाही कैसे आ रही है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आखिर श्रमिक वर्ग की हालत जो खराब है उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या शासक समुदाय, पूंजीपति वर्ग या श्रमिक खुद? तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि श्रमिक वर्ग खुद अपने इस दुखद स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सत्ता ज्ञान से आती है और श्रमिक वर्ग के नेताओं को और श्रमिक वर्ग को चाहिए कि रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किताबें पढ़ें। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे जो अगर माने कि आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, शिक्षा, शिक्षा। मैं ये सवाल पलटता हूं और अपने समाज में दलित वर्ग पे फोकस करूंगा। बाकी अन्य समुदाय को लगे अच्छा तो उसको आप लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। मैं पूरा 85-90 का मैं कोई ठेका नहीं लेता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको अपना काम करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में अस्पृश्य कहाँ है? अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट कहाँ है? उनके केंद्र में है सिर्फ शेड्यूल कास्ट। बाबा साहब का नाम होता है, संविधान पर मना रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, लेकिन बार बार जो मैं सवाल उठा रहा हूं और अपने नहीं उठा रहा हूं, बाबा साहब के राइटिंग से ही उठा रहा हूं, क्या शिक्षा और रोजगार दलित विमर्श के केंद्र में है? नहीं। आखिर बाबा साहब के विचारों को किसने पलटा? हमने पलटा, इसको जिम्मेदारी को स्वीकार करिए। बाबा साहब जो जो बात करते थे उसके उलट हमने काम किया। इसीलिए जो आज स्थिति है, आपकी शिक्षा, रोजगार, नौकरी, संविधान सब खतरे में है, इसकी जिम्मेदारी आप ही लोग की है। बाबा साहब कभी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते थे, छोटे छोटे काम करते थे, मेमोरेंडम लिखते थे, डायलॉग करते थे, रूलिंग क्लास से डायलॉग करते थे। 1942 का द ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की शिकायतें, मेमोरेंडम जाके पढ़िए। बाबा साहब के नाम पे सब संगठन चल रहे हैं, राजनीति हो रही है, बाबा साहब पे रिसर्च किताब नहीं छापा किसी ने।
एक सीरियस एकेडमिक रिसर्च, लाखों करोड़ों रुपए चंदा जा रहे हैं, लाखों करोड़ों। एक सीरियस बोले हैं कि एक किताब छापना है, उसके लिए फंडिंग कीजिए, कोई पैसा नहीं देगा। देगा? झूठ बोलूंगा, झूठ, तब आप पैसे दे देंगे। सच बोलने पे नहीं निकलता है पैसा। आपके पूरे विमर्श में कहीं ज्ञान का विमर्श है? सबके घर में राइटिंग स्पीचेस की वॉल्यूम्स बनी होंगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। क्या उस पर पढ़ते हैं? क्या हम लिखते हैं? क्या हम सोचते हैं? बाबा साहब के नाम पे दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी भी चल रही है। बाबा साहब के सांस्कृतिक विरासत पे चर्चा की आपने? उसमें कुछ लिखा नहीं। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, ये बोल बोल के पैसा ठगा है समाज का। तो धोखा दिया है, तो तुमने लाखों करोड़ों रुपए चंदा लिया, तुमने कौन सी आंदोलन चला दी बाबा साहब के नाम पर? कौन से किताब छाप दी? कौन सा रिसर्च किया? कौन से 5 बच्चे पढ़ाए? बताइए, इसका जवाब सवाल पूछा जाएगा। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, बोलने आता है। 2-2 घंटा भाषण करा लो, अल बल सल आए बाएं साएं भाषण होते रहेगा। तो अकाउंटेंट जनरल कौन बनेगा? सॉलिसिटर जनरल कौन बनेगा? चाइना पे बात करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन पे है आदमी। कोलिजियम पे आप लिखे इधर, आप में से कितने के बच्चे वकील बन रहे हैं? वकील बनने के लिए, पत्रकार बनने के लिए, इंटेलेक्चुअल बनने के लिए 20 साल मेहनत लगता है। एक किताब लिखने के लिए 4-4 साल काम करना पड़ता है। कितने के बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि बीए करके हम वकालत करेंगे, हम जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, हम 20 साल मेहनत करेंगे। कौन पढ़ा रहा है? कौन कह रहा है मेरा बेटा हिस्टोरियन बनेगा, मेरी बेटी सोशियोलॉजी से बनेगी, हिस्टोरियन बनेगी? है हवा में लड़ाई होता है। 4 ढंग के इंटेलेक्चुअल नहीं है आपके पास जो सत्ता और सरकार के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। हवा में दलितों को मैं खास तौर से आगाह कर रहा हूं, हम राजा बन जाएंगे। बाबा साहब बोले थे राजा बन जाएंगे। बाबा साहब के पूरे फिलॉसफी में कह रहे हैं, उसी ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट में, कि 1056 आईसीएस में से सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट है। सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदारी में एक शेड्यूल कास्ट है। शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। आप लोग जो टाई कोट पहन के घूम रहे हैं, ये नेतागिरी से मिला है कि रोजगार से मिला? पूरा दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन नौकरी से हुआ है, और यही नौकरी करने वाला वर्ग अपना कुल्हाड़ी लेके और अपना पांव खुद काट लिया। बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं। कभी देखा है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नौकरी बंद हो रही, उसके खिलाफ सड़क पर उतरे? सुना है? हम राजा बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक कर लेंगे। कुछ नहीं कर सकते हो। सत्ता मिल भी जाएगी तो व्यवस्था चलाने के लिए आपके पास आदमी नहीं है, नहीं है। इतने तो एक एमएलए एमपी मिनिस्टर पड़े हुए हैं, लॉ मिनिस्टर दलित है, राष्ट्रपति ट्राइब है, प्रधानमंत्री ओबीसी कह रहा है। कोई एक काम बताइए कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट पिछले 10-11 सालों में बना है क्या? कितने विश्वविद्यालय खोले गए हैं, लेकिन आपके नजर में विश्वविद्यालय का मतलब ही नहीं। आपको लगता है झूठ बोल के एमएलए एमपी बन जाएगा, वही आपका उद्धार करेगा? अरे बाबा साहब कर रहे हो, सीखो।
उनका नेतृत्व कोलंबिया लंदन के ट्रेनिंग के बाद आया था। असली राजनीति विश्वविद्यालयों में होती है, वैचारिक ट्रेनिंग वहां होती है। टिकट लेने से और एमएलए एमपी बनने से राजनीति नहीं होती है। अभी बोल रहे थे ना, कहाँ गए मेश्राम साहब, एक ईडी आएगा पकड़ के, कॉलर पकड़ के 10 रुपया निकालेगा, जेब से ले जाएगा। इस पे आप गंभीरता से सोचिए। बाबा साहब के दर्शन को, फिलॉसफी को सर के बल इन कथित अंबेडकरवादियों और दलित लोगों ने खड़ा कर दिया है। मैं चुनौती देता हूं, जिसमें हिम्मत है बहस कर ले हमसे। हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन हैं। बाबा साहब बोले थे पूरे राइटिंग स्पीचेज में, ये टर्म ढूंढ लीजिए बहुजन, वो सिर्फ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संदर्भ में ही आया है, पॉलिटिक्स में नहीं आया। सबकी लड़ाई लड़ने का ठेका हमने ले लिया कि सब हम लड़ लेंगे। कितने इसमें मुस्लिम हैं, हाथ उठाइए जरा। कितने ओबीसी हैं, हाथ उठाइए। बस 2 3 4। आप अपना एजेंडा खुद तय कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा नेतृत्व आप नहीं स्वीकार करेंगे, ये नेचुरल बात मैं कह रहा हूं। बाबा साहब एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात आई तो ओबीसी समुदाय के लोगों ने कहा कि हमको भी इसमें शामिल करो। बाबा साहब ने कहा कि भाई ये अछूतों के लिए, तुम अपना डिमांड अलग बनाओ, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, हमको उसी में डालिए। तो अछूतों ने विरोध किया कि नहीं, ये अछूतों के लिए। तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने ब्राह्मण से ज्यादा विरोध किया पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। आज उस समय वो बात अगर समझ गए होते तो आज हमको ये सब लड़ने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं ना, अपना नेतृत्व, अपना वैचारिकी खुद पैदा कीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। ये दलित सबका दिमाग खराब हो गया है। हम बहुजन हैं तो हम ये हैं, कुछ नहीं, दलित हो, शेड्यूल कास्ट हो, यही रहो, उतने में लिमिट रखो। सबकी लड़ाई लड़ने चल दी है और अपना गायब हो गया। बिना आंदोलन के 10% रिजर्वेशन आ गया। आप अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हो, अपना बचा ही नहीं रहे हो। ये स्लोगन अच्छा लगता है, हम बहुजन हैं, धन धरती बट के रहेगा, हम सत्ता ले लेंगे। कहाँ है, दिखाओ 85%। एक मुद्दा पे तो बाहर निकलो, शिक्षा के सवाल पे ही बाहर निकलो, नहीं निकलते। और मैं जब कहता हूं कि बाबा साहब के विचारों को उल्टा कर दिया है अंबेडकरवादियों ने, तो मैं दावे के साथ सही कहता हूं, मैं पॉइंट्स बना के चलता हूं। बाबा साहब की पूरी जिंदगी यह साबित करने में लग गई कि हम माइनॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। 1-2 जनरेशन नौकरी क्या कर लिए, चल दिए, दिमाग खराब हो गया। आरएसएस बीजेपी समझ गया है कि बाबू लोग 20 लाख जो तैयार हुआ है सरकारी बाबू लोग, इसका दिमाग ज़्यादा खराब हो गया है। तो नौकरी खत्म कर दो, अपने आप चला जाएगा प्रकृति के गोद में, खेत में खटिया पे बैठेगा, मजदूरी करेगा, तो मोटापा उटापा जो निकला सब ठीक हो जाएगा। यही आधार बना रिजर्वेशन का कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, दैट इज व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन। हमारे हितों की रक्षा की जाए। 1942-44 तक शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला था। सिख को था, मुसलमान को था, ईसाई को था, लेकिन दलित को नहीं मिला था। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं था। बाबा साहब राजनीति करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, सेमिनार करेंगे, कुछ आए बाएं कुछ पता ही नहीं। कह रहे हैं कि मैं माइनॉरिटी हूं, हम माइनॉरिटी हैं, हमको सुरक्षा दी जाए। बाबा साहब क्या बोले थे, मिशन स्टेटमेंट क्या है, हम जातियों का विनाश करेंगे, यह है ना। हमने क्या किया,
जातियों को मजबूत किया। ये उल्टा काम हुआ कि नहीं? अब बाबा साहब का नाम लेके उल्टा काम हुआ। कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक है, आप कह रहे हैं हम बहुसंख्यक है। तो कहाँ गया आरएसएस? इतना 40 साल का जब मिशन मूवमेंट चला ही रहे हो, रोज करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा भी लिए, अरे पढ़े लिखे बाबू लोगों ने चंदा दिया, तो इतना मिशन मूवमेंट चला रहे थे तो आरएसएस बीजेपी पावर में कैसे आ गए? इसमें चिंतन मनन करो। सूरजपाल जाटव के सभाओं में लाखों लोग जाते हैं। बाबा देखा होगा, स्टैम्पीड हुआ था। आपकी सभाओं में क्यों नहीं आ रहे हैं? कौन सा मिशन मूवमेंट चल रहा है कि मिशन मूवमेंट के नाम पे दुकानदारी चला रहा है? बाबा साहब और बोले थे, जाके शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो पढ़िए 1951 कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। पढ़िए। अब मैं झूठ बोलूं तो मुझे अब जो बोलिए सो 1 लाख रुपया जुर्माना दूंगा। तो क्या कहें? तो कुछ लोग जो है डायरेक्ट चला गया आरएसएस बीजेपी में, समझौता कर लिया। अब कुछ लोग नकाब पहन के तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। जितने पार्टी बन रहे हैं जात जात को, समझ लो सब बीजेपी से पैसा लेके बना रहा है। देश में 2 ही खेमा है, तीसरा खेमा का कोई गुंजाइश नहीं है। या तो सीधा बोलो कि हम आरएसएस बीजेपी में जा रहे हैं, नकाब उतारो, लेकिन एक सांपनाथ एक नागनाथ है ना, कुछ अकल के नाम पे ढेला है इस दलित मिडिल क्लास को। तो सांपनाथ नागनाथ, तो सांपनाथ के काल में तो कपड़े पहनने को मिले, नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला, सब मिला, तो अब छीन कह रहा है। ले बाबा साहब ने संविधान में कर दिया था, तो बाबा साहब को पढ़े हो कभी ठीक से? बाबा साहब अपने विचारों के साथ भी समय के हिसाब कॉम्प्रोमाइज करते थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी में उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। फिर जाके संविधान सभा में नीति निर्देशक सिद्धांत में समझौता कर लिया। यह था कि जहां होगा जरूरत हम स्टेट ओनरशिप रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप भी रखेंगे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी, बाकी लोग अगर उनके इसके विचार को नहीं मानते, विश्वविद्यालय नहीं खोलते, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खोलते, ओएनजीसी नहीं खुलता, सेल भेल गेल नहीं खुलता, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं होता, फ्री में शिक्षा नहीं मिलती, आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचो कि आपके पिताजी और उससे थोड़ा पहले आपके दादाजी क्या करते थे, जरा सोच लो। सोचो। मैं तो जानता हूं मेरे दादा दादी मजदूर थे। अगर स्टेट सपोर्ट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनते, तो क्या हम लोग पढ़ पाते, नौकरी कर पाते? बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, आपके बैंक थे क्या? सांपनाथ, नागनाथ, कांग्रेस आरएसएस की मां है, ये सब आरएसएस बना के देता है और आप लोग रट्टू तोता की तरह रटते हैं। हमने इमरजेंसी पे भी बात की, जिसके लिए काला पीला दिन होगा, मेरे लिए नहीं था। हम तो सुरक्षित थे, हमें राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे थे, कोई दलितों को पीट नहीं रहा था, डरता था कि मारेंगे तो पुलिस पकड़ के थाना में बंद कर देगी। आप में से जो भी 60 साल की उम्र के होंगे जरा याद कीजिए। तो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, तो बाबा साहब ने थोड़ी कहा था कि नेहरू जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाइएगा, इंदिरा जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाई, नहीं बनाते तो क्या करते? संविधान तो अभी भी है ना, तो सब बेचा क्यों जा रहा है? बेचा क्यों जा रहा है? पैसा लोगे आरएसएस बीजेपी वालों से, उनके बनाए नारे दलित समाज को गुमराह मत करो। आपकी पूरी ऊर्जा शिक्षा और रोजगार पे लगनी चाहिए।
राजनीति का कीटाणु काट लिया है ना, जिसको देखो हम, अरे हम तो सरकार बनाना है, अरे हुक्मरान बनना है, हुक्का राम बना देगा आरएसएस वाला, हुक्का पीना जाके खेत में। पब्लिक सेक्टर बिक गया ना बहुत सारे, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी हो गया ना, रेलवे में जाके देखिए, जहां मर्जी है जाके देखिए, हो गया। इसमें कोई विमर्श है, कोई आंदोलन है? नहीं। हम तो बहुत ही खड़ा खोटा सुनाते हैं, और अपने लिए नहीं, आपका चाय भी नहीं पिए हम। मेरे आंख के सामने लुटता जा रहा है, गोल मोल नारा लगा रहा है सब।